हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आप सभी को मैरी क्रिसमस और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग अपने क्रॉप डिजीज मैनेजमेंट की नेक्स्ट क्रॉप स्टार्ट कर रहे हैं, उसका डिजीज दैट इज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। मैंने सोचा था कि हम लोग मतलब सीरीज से चलेंगे, जैसे कि अभी वीट स्टार्ट किया तो वीट ही कंटिन्यू करेंगे, राइस फिर राइस कंटिन्यू, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो इंपॉर्टेंट है उसे पहले कवर करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, जैसा कि आप नाम से पता चल रहा है आपको। तो सबसे पहले हम लोग, मैंने आपको बताया था पैटर्न, मैं एक बार स्टार्टिंग में फिर से थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि हम पहले पढ़ेंगे उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हम उसके सिम्टम्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे उसको पैथोजन की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वैसे मोस्टली तो सिम्टम्स में ही कवर हो जाता है, लेकिन फिर जो उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो हम पैथोजन के साइड में देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिजीज साइकिल एंड देन हम उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, उसको डिजीज को पहचानना यानी सिम्टम्स, उसका डिजीज साइकिल देखना कैसे वो अपने आप को स्प्रेड आउट कर रहा है, उसका क्या प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स है, क्या सेकेंडरी इन्फेक्शन का सोर्स है या इनोकुलम जिसको कहते हैं वो है, कैसे वो स्प्रेड कर रहा है अपने आप को, ये चीज़ देखना और फाइनली उसका उस हिसाब से मैनेजमेंट करना। ठीक है, यही सब देखेंगे और फिर लॉट ऑफ पिक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो ये डिजीज जो है सबसे पहले जापान में ऑब्जर्व किया था इन 1884। ठीक, इंडोनेशिया में इस डिजीज को कैरसेक डिजीज भी कहते हैं। कैरसेक का मतलब होता है विल्टिंग सिंड्रोम। ये डिजीज में ना आपको विल्टिंग दिखेगी प्लांट की, इसलिए इसे कैरसेक या फिर विल्टिंग सिंड्रोम भी कहते हैं डिजीज। इसमें क्या होता है, इंडोनेशिया में ये 1950 में देखा था, जहाँ इसका नाम इन्होंने कैरसेक डिजीज बोला था, जिसने यंग सीडलिंग्स जो होती थी उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, उसे कंप्लीटली किल कर दिया था। अभी हम जो पढ़ेंगे सिम्टम्स, तब उसमें हम देखेंगे कि कैसे इसका इफेक्ट अगर ये सीडलिंग को करता है तो किस टाइप से उसका इफेक्ट रहता है, और अगर थोड़ा यंग प्लांट को कर रहा है तो किस टाइप से इसका इफेक्ट रहता है। ठीक है, इंडिया में बात करें तो ये जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है ये सबसे पहले 1959 में रिपोर्ट किया गया था। ठीक, इसका काफ़ी ज़्यादा आउटब्रेक मोस्टली बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था 1963 में। इसका यील्ड लॉस जो है वो 20 से 30% रेंज करता है और ये मैक्सिमम अप टू 50% चला जाता है। इंडिया में मिलियंस ऑफ हेक्टर जो है वो हर साल इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस से हर साल मिलियंस ऑफ हेक्टेयर जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यील्ड लॉस जो है अप टू 60% भी देखा गया है कुछ स्टेट्स में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा एज अ पेंडेमिक फील होता है। हमारे जो इवन वेराइटी है तांगचुंग नेटिव 1, इसके बारे में आपको मैंने अपने राइस का जो एमसीक्यू वाला एक वीडियो है उसमें बताया था। इसकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो आप उस वीडियो में जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये तांगचुंग 1 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राइस वेराइटी है, काफ़ी फर्स्ट वेराइटी थी ये। तो इससे कुछ कुछ अगर आपको याद आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये भी इवन इससे काफ़ी ज़्यादा सटेक्टेबल होती है। ये देखिए इस टाइप से आपका फील्ड दिखने लगेगा अगर वहाँ पे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हुआ होगा तो। फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं हम, तो इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, आपका ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे क्लिपिंग, एक तो सीड्स में जो क्लिपिंग हो जाती है, सीडलिंग की जो टिप होती है वो हो जाना, उससे आपको अवॉइड करना चाहिए। उससे क्या कहते हैं, ये डिजीज का मतलब इनोकुलम फैलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। इसके बाद फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो वो है हैवी रेन, हैवी ड्यूज, फ्लडिंग, डीप इरिगेशन, सर्वल विंड्स, टेम्परेचर मतलब बेसिकली है क्या कि इसमें ना टेम्परेचर इसको ग्रो करने के लिए थोड़ा कम चाहिए होता है। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या फिर मॉइस्ट कंडीशन है, नमीदार कंडीशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना इन सब कंडीशंस में मॉइस्चर ज़्यादा होगा रिलेटिवली। तो इन कंडीशंस में जो है अप्रॉक्स 70% होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक, तो इस टाइप से सिचुएशन में फेवरेबल कंडीशन मिल जाते हैं इसके इनोकुलम को बढ़ने के लिए अच्छे से। ठीक, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को अच्छे से बढ़ने के लिए ऊस्पोर्स होते हैं इसके, तो इनोकुलम भी बेसिकली हाँ ऊस्पोर्स है। ठीक, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ऊस्पोर्स है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी। और इसमें एक्सेस नाइट्रोजन अगर आपकी फील्ड में हो जाता है, जब आप सीड ड्रेसिंग करते हैं तब, या फिर जब आपने फर्टिलाइजर अप्लाई किया है, एक्सेस नाइट्रोजन होने की वजह से भी टॉप लेयर पे ये डिजीज को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है ग्रो करने के लिए। फिर हम बात करते हैं इसके एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी वही पैथोजन की। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये स्ट्रिक्ट एरोरोबिक होता है। ठीक, ग्राम नेगेटिव होता है। आपने ग्राम स्टेनिंग पढ़ी होगी, ग्राम स्टेनिंग होती है, साइंटिस्ट के नाम पे ग्राम रखा गया था, और स्टेनिंग
ये दो टाइप के बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स बनते हैं, एक स्ट्रेन ग्राम पॉजिटिव होगा और एक ग्राम नेगेटिव। जिस बैक्टीरिया ने ग्राम स्ट्रेन को ले लिया होगा, ठीक है, उसकी वजह से उसमें कलर आया होगा, उसे आप ग्राम पॉजिटिव कहिएगा, और जिसमें नहीं आया होगा कलर उसे आप कहिएगा ग्राम नेगेटिव। तो ये बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव है, मतलब अगर आप इसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ये कलर नहीं लेगा। नॉन स्पोर रॉड शेप का होता है, हमने बायो में पढ़ा हुआ है 11th-12th में, जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में, तो उसमें हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया 4 शेप के होते हैं, रॉड शेप, कोमा शेप, बेसिलस मतलब सर्कल शेप, और फ्लैजिला के शेप के होते हैं। इस टाइप से 4 तरीके के शेप होते हैं। तो इसका शेप कौन सा है? रॉड शेप होता है, और ये मोनोट्राइकस होता है। मोनोट्राइकस का क्या मतलब होता है? इसमें जो फ्लैजिला है वो एक ही होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक, ये रॉड शेप है थोड़ा, इसका मोनोट्राइकस है, मतलब फ्लैजिला एक है, और वो भी एंड की तरफ होगा इसका, ठीक, मिडिल बॉडी से नहीं। इवन फ्लैजिला के बेसिस पे भी बैक्टीरिया को हम बांटते हैं। जब आप सेल बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा मोनोट्राइकस, डायट्राइकस, उसके बाद किस जगह से हो रहा है, मतलब पोल से, एक पोल से निकल रहा है, कि दोनों फ्लैजिला एक ही पोल से निकल रहे हैं, या फिर अपोजिट साइड में है, या पूरे प्लांट के ऊपर है। ये सब चीज़ें जो है इनके बेसिस पे सेल बढ़ता है। खैर इसको अभी आपको जानना नहीं है, जस्ट एन ओवरव्यू दे दिया। अगर आप सेल बायोलॉजी पढ़े होंगे, आप पढ़ने वाले होंगे आगे सब्जेक्ट्स में, तो उसमें आपको वैसे डिटेल में पढ़ जाएगा। या पैथोजन के बारे में जब पढ़ेंगे आप प्लांट पैथोलॉजी में, उसमें भी थोड़ा बहुत डिटेल होता है इनके बारे में, ठीक। ये सारे जो हैं कैप्सुलेटेड होते हैं। बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड और कैप्सुलेटेड। इससे उनकी वायरुलेंसी पता चलती है, ठीक। जो कैप्सुलेटेड होते हैं वो ज़्यादा वायरुलेंट होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, और उनमें कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं उनके आउटर स्फीयर पे जो उनको और ज़्यादा वायरुलेंट बना देते हैं, ठीक। तो कैप्सुलेटेड होते हैं ये, और एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, रॉड शेप के ऑलरेडी हैं, और एक साथ इकट्ठे होके एक एग्रेसिव मास बना लेते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं, ठीक। और ये जब मास बनाते हैं तो इनकी जो कॉलोनी बनेगी वो एक सर्कुलर शेप में दिखती है आपको, ठीक। कॉलोनीज आर सर्कुलर, जो मार्जिन होगी वहाँ से थोड़ी कन्वेक्स्ड होगी, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। इसका जो कलर है वो वाइटिश येलो या स्ट्रॉ येलो कलर का होगा, और ये ओपेक होता है। आपको पता होगा 3 टाइप से होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट एकदम आर पार दिखेगा जिसके, जैसे कि पन्नी हो गई आपकी, ठीक, जो प्योर वाइट पन्नी होती है पॉलीबैग्स, वो आपके ट्रांसपेरेंट हो गए। ओपेक जिसके आर पार कुछ नहीं दिखेगा, जैसे कि ये, इसके आर पार कुछ नहीं दिख रहा आपको, तो ये हो गया आपका ओपेक। और जो इन दोनों के बीच का होता है वो होता है ट्रांसलूसेंट। जैसे आपकी कुछ कांच की बॉटल्स होती हैं जो कि ट्रांसलूसेंट होती है, जिनके आर पार से क्लियरली नहीं दिखता है बट एकदम ओपेक भी नहीं है, ठीक। तो ये ओपेक होता है, मतलब इसके आर पार से कुछ नहीं दिख सकता। द बैक्टीरियम हैज़ मैनी स्ट्रेन, हाँ, और इनका अलग अलग स्ट्रेन होता है, और उन अलग अलग स्ट्रेन की अलग अलग एबिलिटी होती है प्लांट को इफेक्ट करने की। जैसे सबसे अभी बेस्ट एग्जांपल बोले तो कोविड-19 का है, इसका न्यू स्ट्रेन आया है, ठीक, सेम वही बैक्टीरिया है, बस थोड़ा सा जेनेटिक डिफरेंस हुआ और इसका मतलब दूसरा स्ट्रेन आ गया, ठीक। उसकी प्रॉपर्टी अब एकदम अलग है, उसका ट्रांसमिशन रेट कोविड-19 से ज़्यादा है, 70% ज़्यादा है, ठीक। उसकी वायरुलेंसी भी थोड़ी सी अलग है। वायरुलेंसी हो गया मतलब कि कितना ज़्यादा वो इन्फेक्टिव है, ठीक है, कितना ज़्यादा हार्मफुल है, इस टाइप से आप कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो इफेक्ट करता है, डिजीज कॉज करता है, उसको वायरुलेंसी कहते हैं। कि ये बहुत अच्छा, मतलब जैसे कि कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा वायरुलेंट है, कॉमन कोल्ड उतना वायरुलेंट नहीं है, इस टाइप से होता है, ठीक। जानलेवा ज़्यादा कौन है, ये वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कहाँ पे थे हम? तो हाँ, कि अब एक ही सिंगल बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन्स भी हो सकते हैं, और उन अलग अलग स्ट्रेन्स के जो बैक्टीरिया होंगे ना उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, ठीक। मतलब स्पीशीज एक, लेकिन उसके अलग अलग स्ट्रेन होंगे, मतलब थोड़ा सा जो आउटर कैप्सूल है उसके प्रोटीन्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस, जिसकी वजह से उसकी बीमारी करने की क्षमता अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो स्ट्रेन जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में होता है वो ज़्यादा वायरुलेंट है, यानी ज़्यादा खतरनाक है कंपेयर टू दूस जो कि टेम्परेट रीजन में होते हैं, जैसे कि जापान, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, आपको थोड़ा गंदा मच गई है ना, ज़्यादा गंद, तो शायद समझ ना आ रहा हो, ठीक। कि स्ट्रेन क्यों है अलग अलग। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो क्या चीज़ ध्यान रखने की थी इसमें, इतना सब कुछ जो हमने पढ़ा, पहली चीज़ कि बैक्टीरिया जो है वो स्ट्रिक्ट एरोबिक होंगे, दूसरा ग्राम नेगेटिव होंगे, तीसरा कि रॉड शेप के मोनोट्राइकस होते हैं, यानी एक उसमें वो होगा, ठीक। ये कैप्सुलेटेड होते हैं और एग्रीगेट फॉर्म में रहेंगे। ये तो बैक्टीरिया के बारे में हो गया कि बैक्टीरिया कैसा दिखेगा। फिर येलोइश कलर का होगा, वाइटिश येलो कलर का, और इसके अलग अलग स्ट्रेन होते हैं जिनकी अलग अलग टाइप की वायरुलेंसी होती है प्लांट में इफेक्ट करने की। ये होगा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि कैसे हम फील्ड में क्या देखेंगे जो हमें पता चलेगा कि इधर बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट लगा है।
तो इसका बैक्टीरिया जो है आपको सब दिखेगा क्या कि विल्टिंग जैसी प्रॉपर्टीज शो होंगी। विल्टिंग लीफ ब्लाइट कहते हैं कि आपके पत्ते जो है ना वो विल्ट होने लगेंगे, तो उसमें बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट लगा हो सकता है। अगर ये मतलब कि देखो अब इसमें मैंने आपको बोला ना 2 टाइप्स होता है। अगर ये सीडलिंग्स में होता है, ठीक, सीडलिंग्स में कब, जब आपने ट्रांसप्लांट कर दिया उसके 3 से 4 हफ्ते के आसपास ये होता है। उस टाइम पे प्लांट जो है आपका ये विल्टिंग शो करेगा, यानी किरसिक शो करेगा और मर जाएगा। अगर सीडलिंग की स्टेज पे हुआ है तो वो आपके प्लांट को पूरा मार देगा, यंग सीडलिंग को खत्म कर देता है। वही अगर वो प्लांट जब थोड़ा बड़ा हो चुका है, अप टू एक ग्रोथ तक पहुंच चुका है और उसके बाद आपके मतलब फील्ड में ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, तो वो आपकी यील्ड को इफेक्ट करेगा, ठीक है, पॉपुलेशन उसकी खराब कर देगा, ग्रेन्स उसमें कम होंगे, लेकिन प्लांट को मारेगा नहीं। अगर सीडलिंग है यंग तो उसको डायरेक्ट किल कर देता है, ठीक है, ग्रेन आने ना आने की बात ही नहीं है, एकदम मर ही गया। लेकिन अगर वो बड़ी स्टेज में होके होता है तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसमें विल्टिंग सिंड्रोम्स दिखते हैं जिसे हम कैरसेक भी बोलते हैं। सीडलिंग्स में आपको दिखेगा 3 से 4 वीक्स ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, ये उसको मार देगा, ठीक, हमने एकदम स्टार्टिंग के पॉइंट में ही पढ़ा था कि यंग सीडलिंग है तो उसको किल कर देगा। जो बैक्टीरिया है वो एंटर कैसे करता है, तो जो भी हायोड्स होते हैं ना, हायोड्स क्या होते हैं, तो वाटर पोर्स जो होते हैं प्लांट में, वो या फिर कोई भी कट्स लगाए प्लांट के ऊपर, कोई वाउंड है लीफ के टिप्स पे, तो वो उसके थ्रू बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, उसमें सिस्टमैटिक हो जाता है, आराम से एडजस्ट कर लेगा और उसके बाद धीरे धीरे पूरे सीडलिंग की डेथ कॉज कर देगा, ठीक। ये वेस्कुलर सिस्टम जो है ना प्लांट का, उसके थ्रू ट्रैवल करता है प्लांट के अंदर। मतलब पहले तो हायोइड्स हो गए या फिर जो भी कट वाउंड्स हो गया, उसके थ्रू ये अंदर आ गया, उसके बाद अपने आप को सिस्टमैटिक कर लेगा और उसके वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिस्टम जो भी है उसके साथ पूरे पार्ट में फ्लो करेगा और पूरे प्लांट को डेथ कर देगा, मार देगा, ठीक। ये जो डिजीज है वो यूजुअली नोटिस किया जाता है एट द टाइम ऑफ हेडिंग, लेकिन अर्ली टाइम पे भी हो सकता है। जब अर्ली टाइम पे होगा तो आप देख ही रहे, किल कर दिया उसने सीडलिंग को। इन ग्रोन अप प्लांट वाटर सोक ट्रांसलूसेंट लेसन अपीयर। जो प्लांट आपका बड़ा हो जाता है ना तो उसमें इसका अपीयरेंस कैसा होता है, तो आपको लीजन्स टाइप के फॉर्म होंगे जो कि ट्रांसलूसेंट होंगे। मैंने अभी आपको बताया था ना ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, तो जो 3rd नंबर वाला था ट्रांसलूसेंट, तो इसके लीजन्स जो है वो ट्रांसलूसेंट होंगे। धीरे धीरे वो इनलार्ज होते हैं। कैसे, आपके लीव्स जो है ना उसको वेवी बना देगा, इस टाइप से आपकी लीव वेवी हो जाएगी और यहाँ पे ये लीजन्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ठीक। तो लीजन जैसे जैसे इनलार्ज होंगे, वेवी मार्जिन हो जाएगा आपकी लीफ का, आपके स्ट्रॉ जो है वो धीरे धीरे येलो टर्न होने लगेंगे और पूरा वो जो लेसन है आपके पूरे लीफ को कलर मतलब एकदम कवर कर लेंगे, ठीक। कैसे दिखाती हूँ, एक मिनट, कहाँ डाली थी फोटो, ये देखिए येलोइश से टर्न होने लगे हैं आपके, पूरा ऐसे अलग से दिखेगा, जो पार्ट इफेक्टेड होगा ना वैसे अलग से दिखेगा, ठीक। तो लिजन्स जो है उसमें फॉर्म होंगे, वो धीरे धीरे आपके जो है येलो कलर के होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे येलो होंगे डिजीज प्रोग्रेस करेगा तो वो पूरा आपका जो लीफ है उसको पूरा कवर कर लेगा। और आप क्या देखेंगे कि उसमें ना छोटे छोटे मिल्की से ओपेक ड्रॉप्स फॉर्म होने लगेंगे, ठीक है, वो बैक्टीरियल मासेस के वो होंगे, ऊज होता है एक टाइप से, ऊज फॉर्म होंगे जो कि सुबह के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये इस टाइप से मिल्की ऊज फॉर्म होने लगेगा और जैसे ये सूख जाएगा तो उसके बाद आपका लीफ कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा, जो आपका प्लांट है वो इस टाइप से दिखने लगेगा। एक तो लीजन्स होंगे ऊपर से, ये भी ऐसे सूख के इसको और इरेडिकेट से कर देंगे, इस टाइप से इसका इंप्रेशन बना देंगे, ठीक। और जैसे आपने और क्या होता है, जैसे आपका लीफ है जो कि इन्फेक्टेड है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से, उसको आप कट कर लीजिए और फिर उसके बाद आप उसे थोड़े से देर के लिए ग्लास पे रखेंगे ना तो आप देखेंगे कि ऐसे कलर का येलोइश सा ऊज निकलने लगेगा उसमें से, मिल्की सा, ठीक है। तो ये वो उसका ऊज होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का। तो ये हो गया, ठीक। देन ड्राई अप ऑन द सरफेस लीविंग अ वाइट इंट्रूकेशन, ये इसका फॉर्म कर देता है। फिर हम बात करते हैं, अब हमने ये सिम्टम्स देखा कैसे है विल्टिंग। मेन आपको क्या सिम्टम इसमें दिखा कि आपके प्लांट में विल्टिंग होने लगेगी, लीफ ब्लाइट का सिंड्रोम विल्टिंग। इस विल्टिंग को कैरसेक भी बोलते हैं, लीफ ब्लाइट भी बोलते हैं, ठीक। ये होगी अगर सीडलिंग में हुआ है। सीडलिंग में कब होगा, जब वो ट्रांसप्लांट कर देगा उसके 3 से 4 हफ्ते के बाद आपको ये डिजीज कॉज होता है सीडलिंग्स में। अगर सीडलिंग्स में हुआ है तो हल्की विल्टिंग करेगा और उसके बाद उसे मार ही देगा, ठीक। और बड़े प्लांट में हुआ है तो डेथ इज नॉट नोटिस्ड,
बट जैसे कि आपने देखा ना, उसका कलर पूरा यहाँ पे देखा ना अलग से दिख रहा है, कलर चेंज हो जाएगा, ग्रेन्स फॉर्म ही नहीं होंगे, होंगे तो एकदम छोटे छोटे होंगे, स्टेराइल हो जाएगा प्लांट, तो यील्ड को लॉस कर देगा लेकिन आपका पॉपुलेशन को खत्म नहीं करेगा। ठीक, ये हो गया अगर बड़े में हुआ, छोटे में हुआ। और एंटर कैसे करता है, तो हायोइड्स या फिर कट वॉन्स जो है उसके थ्रू एंटर करेगा, स्टोमेटा से एंटर नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, एंटर करेगा वेस्कुलर बंडल के थ्रू पूरा प्लांट पे ट्रैवल करेगा और धीरे धीरे जहां जहां जाएगा डेथ कॉज कर देगा, सीडलिंग है तो उसकी। ठीक, मेनली आपको हेडिंग के टाइम पे शो करेगा, अगर प्लांट थोड़ा आपका मेच्योर हो रहा है तो हेडिंग के टाइम पे ये डिजीज शो होती है। और इसमें वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट से मिल्की ओपेक फ्यू ड्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, ऊज होता है जो कि लिजन्स के पास, अगर यंग प्लांट्स में मोस्टली देखने को मिलता है अर्ली इन द मॉर्निंग, धीरे धीरे वो ड्राई हो जाएंगे और वाइटिश अपीयरेंस देंगे उस लीजन्स को। और अगर आप अपना पत्ता है उसको काटते हैं और उसको थोड़ी देर रखेंगे तो उसमें से मिल्की येलोइश कलर का फ्लूइड निकलेगा, वही ऊज निकलता है जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाया था। ठीक, अब हम इसकी साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, अभी बोला कि बैक्टीरिया एंटर कैसे करेगा, तो वाटर पोर्स यानी हायोइड से एंटर करेगा, या जो भी इंजर्ड पार्ट है प्लांट का, चाहे वो लीफ हो, रूट्स हो, वहां से वो एंटर कर जाएगा, कोई भी कट वाउंड्स होगा। ठीक, एंटर करेगा, स्टोमेटा से एंटर नहीं करता है, सिर्फ ये कट्स या हाइड्रोथोइड से एंटर करेगा। ठीक, ये प्राइमरीली वेस्कुलर सिस्टम का डिजीज है, मैंने बताया कि उसके थ्रू पूरा वेस्कुलर सिस्टम से पूरे प्लांट में फैलेगा और प्लांट की विल्टिंग कॉज कर देगा। सिंस देखो ये मतलब वाटर पोर्स जो है वहां से एंटर हो रहा है या कट वाउंड से एंटर हो रहा है, इसलिए इसको स्प्रेड कराने के लिए रेन या इरिगेशन एक्सेस कर दिया, या टाइफून जो आ जाता है, हाई विंड हो गई, ये सारी जो कंडीशंस हैं एबायोटिक कंडीशन, ये इसके डिजीज को स्प्रेड करती हैं और ज़्यादा स्प्रेड कराती हैं। ठीक, अब कोई भी जब डिजीज होती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के में बताया था कि दो टाइप से होती है, एक होता है उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी वो ज़्यादा मतलब सेकेंडरी जो है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक, और प्राइमरी इनोकुलम हो गया। तो प्राइमरी सोर्स जो है इसका, वो सीड्स हस्क होंगे, मतलब जो सीड्स पहले से पड़े हैं जिनमें मतलब ऑलरेडी ये डिजीज लगी हुई थी, वो सीड्स हो गए, या कोई हस्क हस्क जो कि इन्फेक्टेड ग्रेन का होगा वो, या एंडोस्पर्म हो गया इन्फेक्टेड सीड का, ये सारे जो है प्राइमरी सोर्स का काम करते हैं, इनकी वजह से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक, और सेकेंडरी जो है वो इनोकुलम जो है आपका, वो ऊज जो मैंने बताया ना, वो ड्रॉपलेट्स जो है वो जैसे अब उसमें हुआ और हवा बहुत तेज थी तो उसकी वजह से वो नेक्स्ट प्लांट्स में पहुंच गया। ठीक, तो इस तरीके से सेकेंडरी डिजीज इन्फेक्शन कौन करता है, तो बैक्टीरिया का जो ऊज है वो सेकेंडरी इनोकुलम का काम करता है। ये देखिए लास्ट लाइन लिखी है ना ये। ठीक, इसे 2-3 बार आप पढ़िएगा ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पूरा एकदम मगअप मत कीजिएगा, इसी वीडियो को एक बार देख लिया और नोट्स बना लिया, फिर नोट्स को रात को सोने से पहले या अगले नेक्स्ट डे 15 मिनट रिवाइज किया। ठीक, फिर नेक्स्ट डे फिर और 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ऐसे करके आप 3 दिन का रखिएगा। ठीक, 3 दिन एक डिजीज को दीजिएगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एक दिन लेक्चर देख के वीडियो बनाइए, नेक्स्ट डे उसका 15 मिनट में रिवीजन और उसके नेक्स्ट डे में 10 मिनट में रिवीजन कीजिए। 3 दिन हो गया, फिर उसको भी रख दीजिए। ठीक, 3 दिन आप कोई और डिजीज कर लीजिए, वैसे ही सेम सर्कल, और लास्ट का जो संडे आए 3-3-6 मतलब लास्ट अब 7वां दिन जो है, दोनों को एक साथ मगअप करके 15-15 मिनट में पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आगे। कहाँ पे थे हम, हाँ। और इसका कोलेटरल होस्ट की बात करें तो जैसे आपका साइप्रस रोटेंडस हो गया, या साइप्रस डिफॉर्मिस है, या फ्लैरिस है, या सायोनडेक्टिलॉन जो है, या लिसिनिया की स्पीशीज जो भी होती है, ये सारे कैसे करते हैं, कोलेटरल होस्ट हैं इसके लिए, इस पैथोजन के लिए। ये पैथोजन अगर आपको राइस का प्लांट नहीं मिलता है इसको, तो ये इन सब पे भी सर्वाइव कर सकता है, ये जितने इसके वीड्स होते हैं राइस वीड्स, उन सब पे भी सर्वाइव कर सकता है एज अ कोलेटरल होस्ट। ये मैंने शॉर्ट से बनाने की कोशिश की साइकिल। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो प्राइमरी इनोकुलम होगा। प्राइमरी इनोकुलम कौन कौन एक्ट करेगा, तो सीड हो गया, स्ट्रॉ हो गए, स्टबल्स या वीड्स, ये आपके एज अ प्राइमरी इनोकुलम काम करेंगे। ये एंटर करेंगे हायोइड्स या कट वाउंड्स के थ्रू आपके प्लांट में। ठीक, प्लांट में ये वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू मूव करेंगे और कॉज करेंगे विल्टिंग। ठीक, इसके अलावा ये कोलेटरल होस्ट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे आपको कोलेटरल होस्ट के एग्जांपल मैंने लिखा है, साइप्रस रोटेंडस, फ्लैरिस हो गया, इन सब का। ठीक, और क्या करते हैं, ठीक, इसके बाद उसमें भी रह सकता है। और इनका जो सेकेंडरी इनोकुलम है वो बैक्टीरियल ऊज होता है, जो कि इरिगेशन या फिर हाई विंड हो गई, रेनफॉल या मैकेनिकल टूल्स के थ्रू न्यू प्लांट्स में चला जाता है, या बच गया तो उसका इनोकुलम जो है न्यू प्लांट्स में चला जाता है और फिर वो प्राइमरी इनोकुलम वगैरह की तरह काम करने लगता है। ठीक, तो इस टाइप से एक रफ हो गया डायग्राम, कि अगर आपने जैसे रिटन फॉर्म में लिखा है लेकिन आपको याद नहीं रह रहा है, तो इस टाइप से बनाने से आपको चार्ट बनाने से ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है, तो उसके लिए आप बना सकते हैं। या पेपर के टाइम पे भी अगर आपको शॉर्ट में मतलब आपने लिखा 5 मार्क्स का है,
डिजीज साइकिल लिख लिया, उसके बाद भी उसको और अट्रैक्टिव शो करना है, ठीक, कि टीचर्स देख के नंबर दे दे, अरे हाँ इसको तो सब आता है, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज के लिए भी याद करने में ये फॉर्म ईजी होता है। आप डिजीज साइकिल भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो अब हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आप रेजिस्टेंट वेराइटी ही ग्रो कर दीजिए, ठीक, कोई झंझट ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो आप ग्रो कर दीजिए रेजिस्टेंट वेराइटी, जैसे कि स्वर्णा है, अजया है, या IR की 20, 42, 50, 54, TKM तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं है, TKM है, ध्यान रखिएगा, TKM 6, मसूरी, या इस टाइप की जितनी वेराइटीज इसमें लिखी है, चिंसूरा, बोरो। जैसे नाम याद करने से क्या होता है ना कि ये नाम थोड़े से आप किसी से रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अब जैसे मैंने बोला TKM, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद आ गया, ठीक है, स्वर्णा, अजया, जया अजया, इस टाइप की जो होती है, जया महाभारत, तो इस टाइप के जो नाम है ये याद करने में थोड़ा इजी हो जाता है, तो इसलिए बोला, वरना बेस्ट तो है कि आप IR ये याद कर लें, देख लीजिएगा जो आपको एग्जाम्पल्स याद हो जाते हैं, ठीक। आप सबसे बेस्ट है कि आप रेजिस्टेंस वैरायटी ग्रो कर दीजिए, कुछ टेंशन नहीं है। या जो आपके प्लांट्स जो पहले से स्टबल्स बचे हैं ना, राइस न्यू ग्रो कर, लोग क्या करते हैं कि स्ट्रॉज उसके छोड़ देते हैं कि वो बाद में एज अ कंपोस्ट काम आ जाएंगे, लेकिन वो मत कीजिएगा। अगर आपका फील्ड में उस टाइम पे इन्फेक्शन रहा है, तो नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करने से पहले जितने भी स्टबल्स हैं वहाँ पे, उन्हें चाहे तो रिमूव कर दीजिए प्लो करके, या फिर बर्न कर दीजिए, ठीक। नाइट्रोजन फर्स्ट जो उसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं वो हमें उनको पहुंचानी नहीं है। उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या थी? एक्सेस इरिगेशन, तो इरिगेशन जो है कंट्रोल में कीजिए, फ्लडिंग मत कीजिए, या ज़्यादा ड्राई भी मत कर दीजिए, ठीक। उसकी एक और कंडीशन फेवरेबल क्या थी कि एक्सेस नाइट्रोजन, तो हम एकदम नाप तोल के नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देंगे, जितना रिकमेंडेड है उतना ही, एक्सेस नहीं करना है, ठीक। उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई ज़्यादा यील्ड नहीं हो रही, उल्टा नुकसान नहीं हो रहा है, और नेक्स्ट क्रॉप जो होगी उसके लिए हमारी सॉइल और ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए लिमिटेड नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर्स का यूज़ कीजिए, ठीक। इसलिए तो आजकल लोग ऑर्गेनिक की तरफ स्विच हो रहे हैं। और क्या था, हाई एक्सेस इरिगेशन बताया, तो आप वही अवॉइड करिए इरिगेशन का ज़्यादा, ठीक है। और एक चीज़ क्या ध्यान करना है, जो इन्फेक्टेड फील्ड है वहाँ से वो इरिगेशन का वाटर अच्छे फील्ड में ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप सीड की ट्रीटमेंट, वीड्स जो होती हैं, कोलेट्रल होस्ट वीड्स हैं, मान लो आपका फर्स्ट टाइम राइस था, उसके सेकेंडरी नोकुलम जाके आपके कोलेट्रल होस्ट पे चला गया, यानी कोई भी वीड्स वहाँ पे, अब नेक्स्ट आपने क्रॉप तो निकाल दी, अब नेक्स्ट टाइम जो क्रॉप ग्रो की, तो आपने क्या किया, नॉर्मल प्लो किया, और जो वीड्स थे उनको हटाया नहीं, ठीक, उनको उसी में बरी कर दिया कि अच्छा है खाद की तरह काम करेंगे, लेकिन वो काम मत करिएगा, क्योंकि अगर उसमें वो एज अ कोलेट्रल होस्ट काम कर रहा होगा वो वीड, तो नेक्स्ट जो भी आप क्रॉप ग्रो करेंगे उसमें भी वो डिजीज़ होगी होगी, तो ये ना करें। जो वीड्स हैं उसको रिमूव करें, डिस्ट्रॉय करें, बर्न करें, ठीक। और इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट आप कीजिए। अब अगर सीड में ही इन्फेक्शन है, सीड बोर्न डिजीज हो गया है, तो फिर तो आप क्या ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो सीड का ट्रीटमेंट कीजिए, ओके। कैसे सीड ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप सीड को पहले तो 8 घंटे एग्रीमाइसिन में डाल के वो कर दीजिए, 8 घंटे छोड़ दीजिए, और उसके बाद उसको कुछ मिनट्स के लिए वाटर में डालिए। कौन से वाटर, तो हॉट वाटर, यानी 52 से 54 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर होना चाहिए, और उसमें कुछ मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, तो इससे जो है सीड का ट्रीटमेंट हो जाएगा, उस बैक्टीरिया के अगर होगा तो वो मर जाएगा, ठीक। और स्प्रे की बात करें, फील्ड में क्या कर सकते हैं, केमिकल, तो आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 ppm पार्ट पर मिलियन इस ppm, और ऑक्सीक्लोरिन 0.3% यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये था मैनेजमेंट, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप कट करते हैं तो कैसे ऊज निकलता है, ठीक। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट छोटा सा था, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अब हम नेक्स्ट डिजीज देखते हैं, डाउनरी मिल्ड्यू ऑफ सॉर्गम करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैरी क्रिसमस अगेन।